ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग डालिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमारा जो टास्क है वो सिस ट्रांस पढ़ना। दूसरा टास्क है हमारा जेड ई पढ़ना। और तीसरा टास्क है सिन एंटी। 3 सिस्टम है हमारे पास, सिस ट्रांस, जेड ई और सिन एंटी। इन तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं सिस ट्रांस, जेड ई या सिन एंटी के बारे में कुछ भी बताऊं, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेर में हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस या किसी भी डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन के बारे में जिक्र करेंगे। अब डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन हो रहा है तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे हो सकता है, आओ देख लेते हैं। सबसे पहला जो डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। हमारा मेन टास्क होगा रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड के बारे में जिक्र करना। अब डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, पहला टास्क। और दूसरा टास्क हो सकता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड। और तीसरा टास्क यहाँ पे हो सकता है, 3 टास्क हैं। पहला है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। दूसरा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड होगा, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और तीसरा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड होगा, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि आप ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड के बारे में क्यों नहीं जिक्र कर रहे हो। तो अगर मैं ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जिक्र करूंगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजन आगे किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, ये हमेशा एक कॉर्नर पे रहता है। बट अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो देखो हम रोटेट करा सकते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इस नाइट्रोजन का एक लोन पेयर आता है और इसका एक बॉन्ड बनता है, इसमें भी हम रोटेशन करा सकते हैं। नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड बनेगा, इस नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड बनेगा, इसमें भी हम जिक्र कर सकते हैं रोटेशन का। तो रोटेशन का अगर मुझे जिक्र करना है, डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन का जिक्र करना है, तो पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए कि हम कार्बन कार्बन के बीच के रोटेशन की बात करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच के। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और देखते हैं बेटा, अगर मैं आपसे ये कहता सिंपली कि मैं अभी कार्बन कार्बन के बीच के रोटेशन की बात कर रहा हूँ, तो जब भी कभी आप कार्बन कार्बन के बीच के रोटेशन की बात करेंगे तो इसमें एक टास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो समझना, वो ये है कि ये रोटेशन तभी हो सकता है। पहले हम सिस और ट्रांस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं पहला है सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम, इस सिस ट्रांस सिस्टम में हम कार्बन और कार्बन के बीच के रोटेशन के बारे में जिक्र करेंगे। तो मान लो ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, यहाँ पे 2 एलिमेंट ए और बी जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस कार्बन से 2 एलिमेंट ए में जुड़ा हुआ है, तो दूसरे वाले कार्बन से भी वही 2 एलिमेंट ए एंड बी जुड़ा होना चाहिए। अगर आपने पहले वाले कार्बन से 2 एलिमेंट ए एंड बी जुड़ा है तो दूसरे वाले कार्बन से भी ए एंड बी जुड़ा होना चाहिए। अगर इस वाले कार्बन से ए एंड बी जुड़ा है और इससे सी एंड डी जुड़ा है तो वहाँ पे सिस एंड ट्रांस काम नहीं करेगा। अब वहाँ पे आ जाएगा जेड एन ई। जेड एन ई तब आएगा जब इसके साथ अलग ग्रुप जुड़ा है और इसके साथ अलग ग्रुप जुड़ा है, तब जेड एन ई आएगा। लेकिन अगर आपने इसके साथ सेम ग्रुप जोड़ा है और इसके साथ सेम ग्रुप जोड़ा है, उस टाइम पे जेड और ई नहीं आएगा। उस केस में क्या आएगा बेटा, सिस एंड ट्रांस। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? सिस और ट्रांस का कंडीशन आपको क्लियर हो गया ना। कब आए सिस और ट्रांस, कब होगा? जब पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ 2 ग्रुप दूसरे वाले कार्बन से भी वही 2 ग्रुप सेम जुड़ा हो, ये कंडीशन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। और ये वाला जो पोर्शन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, ये वाला जो पोर्शन इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों कार्बन कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। अब अगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मैंने A लिखा, यहाँ पे मैंने B लिखा, यहाँ पे मैंने B लिख दिया और यहाँ पे मैंने A लिख दिया। अब आप अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को बीच से कट करें, अगर मैं इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को बीच से कट करूं तो मुझे इस कटिंग पॉइंट के ऊपर की तरफ दोनों ए दिख रहे हैं
और नीचे की तरफ दोनों बी दिख रहे हैं। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब सेम ग्रुप सेम साइड है। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो उसे सिस बोलेंगे, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसे ट्रांस बोलेंगे। तो बताओ ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया सिस, तो इसे हम सिस बोलेंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, अब मैं यहाँ पे ए रख रहा हूँ, यहाँ पे बी रख रहा हूँ, यहाँ पे बी रख रहा हूँ, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ए रख रहा हूँ और यहाँ पे बी रख रहा हूँ। तो अगर इस बार मैं इसी चीज़ को सेम देखूँ तो आप देखेंगे डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ क्या सेम ग्रुप सेम साइड पे है? नहीं, अपोजिट ग्रुप हैं एक साइड पे, यानी कि सेम ग्रुप अपोजिट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस केस में इसको क्या बोलने वाले हैं? ट्रांस बोलने वाले हैं। क्लियर है ना? हमने सेम ग्रुप सेम साइड रखा तो सिस, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड रखा तो ट्रांस। कोई दिक्कत है किसी को? ये हो गया आपका ट्रांस। अब जरा सोचो, पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे लेके चलता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे CH3C और यहाँ पे H आया, डबल बॉन्ड के साथ C, और यहाँ रखा CH3 और यहाँ पे H आया। इसका नाम मुझे कोई बताएगा? इसका नाम क्या है? ब्यूट टू इन। तो क्या ब्यूट टू इन लिख देना ही सही है? नहीं, बल्कि क्या लिखना चाहिए? सिस ब्यूट टू इन। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक तरफ रखा मैंने CH3 और यहाँ पे रखा मैंने CH3, यहाँ पे रखा मैंने H और यहाँ पे रखा मैंने H, तो इसका नाम क्या होगा? ट्रांस टू ब्यूट इन। तो यहाँ पे आपने कहा कि सर इसका नाम है सिस ब्यूट टू इन, और यहाँ पे आपने लिखा ट्रांस, यह है ट्रांस ब्यूट टू इन। अब फिर से देखना, अब मैं डाइपोल मोमेंट के बारे में जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि जब भी कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराता है, उसकी वजह से एक मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से एक मोमेंटम क्रिएट होता है, जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जरा बताओ, क्या CH3 अगर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इस कार्बन की तरफ, ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इस कार्बन की तरफ, दोनों CH3 का इलेक्ट्रॉन को पुश करने की वजह से जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगा क्या नीचे की तरफ होगा? हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे अगर ये CH3 इस तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में CH3 इस तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इधर से ये ऐसे पुश कर रहा है, इधर से ये ऐसे पुश कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री पे पुश कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होगा? तो एक नई चीज़ समझ में आ रही है कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। तो ये हो गया ट्रांस, और इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा, म्यू ऑलवेज 0। क्या सिस का डाइपोल मोमेंट 0 होगा? कभी नहीं, सिस का डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट ट्रांस का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है। एक प्यारा सा सवाल और मैं इसी टाइम पे पूछ लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाया, तो यहाँ पे लगाया CH3 और यहाँ पे लगाया Cl, यहाँ पे लगाया CH3 और यहाँ पे लगाया Cl, क्या यह सिस है या ट्रांस है? नाम बताओ इसका। सिस 2,3 1 2 3 4 2,3 डाइक्लोरो ब्यूट टू इन, इसका नाम हो गया सिस 2,3 डाइक्लोरो ब्यूट टू इन। अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने यहाँ लिखा CH3, ये रहा Cl, ये रहा CH3 और ये रहा Cl, इसका नाम क्या है? ट्रांस, इसका नाम हो गया ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो ब्यूट टू इन, तो इसका नाम हो गया ट्रांस 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब जरा देखना, यहाँ पे मैंने इसको पुश कराया और यहाँ पे मैंने इसको पुश किया, तीन दोनों CH3 की वजह से नीचे की तरफ डाइपोल मोमेंट जा रहा है, हाँ या ना? क्लियर है? ओके, यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये दोनों भी नीचे की तरफ, ये इसकी मदद कर रहा है क्या? देखो, ये इस तरफ पुश कर रहा है, ये खींच रहा है, इधर ये पुश कर रहा है, ये खींच रहा है, क्या दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्या? नहीं, तो डाइपोल मोमेंट इसका कभी भी 0 नहीं होगा। बट जरा इधर देखते हैं, ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, उसके बदले ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ इसको खींच रहा है, तो क्या दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया? इधर इस C ने पुश किया, इस वाले C ने भी पुश किया, क्या दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया? तो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा?
0, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 आएगी, जबकि यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 नहीं है। अपनी कॉपी में नोट करें इसको। कोई दिक्कत है किसी को? तो क्या सिस और ट्रांस समझ में आ गया? फिर से बताना बेटा, सिस की कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। ठीक, सिस की कंडीशन होना चाहिए सेम ग्रुप सेम साइड, और ट्रांस की कंडीशन होना चाहिए सेम ग्रुप अपोजिट साइड। एक और कंडीशन जो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा याद रखें, पहले वाले कार्बन से जो दो ग्रुप हैं वही दोनों ग्रुप दूसरे वाले कार्बन से भी होना चाहिए। लेकिन अगर ये ग्रुप बदल जाए, सोचो यहाँ पे Cl की बजाय मैं Br लगा देता, यहाँ पे Cl के बजाय मैं Br लगा देता, तो क्या अब सिस ट्रांस होता? लेकिन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता? क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता? हाँ होता, लेकिन सिस ट्रांस नहीं होता, बल्कि EZ होता। आगे मैं EZ के बारे में भी डिस्कशन करूँगा, फिलहाल आप ये नोट करें। EZ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सिस ट्रांस कंप्लीट ZNA, ZE सिस्टम। Z का मतलब होता है जूसा मैन, चूसा मैन मत समझना, जूसा मैन ये ग्रीक वर्ड है, और E का मतलब होता है इंटिगजन। जूसा मैन का सिंपल सा मतलब होता है टुगेदर, हम साथ साथ हैं, टुगेदर। तो अभी कभी अगर किसी को बोलना हो कि हम साथ साथ हैं, तो बोल दो जूसा मैन, वी आर जूसा मैन। तो वी आर जूसा मैन का मतलब हुआ हम साथ साथ हैं, वी आर टुगेदर। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो इसका मतलब साथ साथ हैं, तो उसे बोलेंगे जेड या जूसा मैन। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसे क्या बोलेंगे? इंटिगजन या ई। तो हमारे पास दो है, जेड एंड ई। टुगेदर। ई का मतलब होता है इंटिगजन, अपोजिट। इंटिगजन का मतलब होता है अपोजिट, एंड जोसामैन का मतलब होता है टुगेदर। तो अगर दो ग्रुप साथ साथ हैं तो समझ लेना कि जोसामैन यानी कि जेड हैं, और अगर वो अपोजिट हैं तो इसका मतलब अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा? ए। लेकिन ये कब अप्लीकेबल होगा? फिर से देखें, मैंने अभी पिछली वाली सिस एंड ट्रांस में क्या बोला था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन कंडीशन है कि इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन क्या हो अगर ये ग्रुप बदल जाए, एक्स वाई और ए एंड बी हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इस केस में कौन सा आएगा बेटा? जेड एंड ई सिस्टम। जेड एंड ई सिस्टम को समझना है तो आपको एक CIP रूल पढ़ना होगा। पहले मैं आपको CIP रूल बता देता हूँ। CIP रूल के अकॉर्डिंग ये जो कार्बन के साथ एक्स एंड वाई लिखा हुआ है ना, इसको नंबरिंग करोगे आप, इसको इसके प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करोगे और उसको एक नंबर दोगे। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जो आप नंबर दे रहे हो, उस नंबर के बिहाफ पे आप ये डिसाइड करोगे कि जेड है या ई है। मान लीजिए आपने एक्स को 1 नंबर दे दिया और वाई को 2 नंबर दे दिया, और इधर आपने ए को 1 नंबर दे दिया और बी को 2 नंबर दे दिया, तो 1 1 दोनों ऊपर हैं तो क्या हो गया? जेड, क्योंकि ये एक साथ है। और अगर 1 2 अपोजिट हो गया तो क्या हो गया? ई, यानी कि अपोजिट है। क्या ये बात क्लियर हो रही? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा किसी को? गुड। आओ चेक कर देते हैं। अच्छा, CIP रूल के हिसाब से नंबरिंग क्या कैसे करोगे? नंबरिंग करते समय सबसे पहला टास्क है आपको एटॉमिक नंबर देखना। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट पे होगी, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सेकंड पे होगी। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे बेटा? एटॉमिक नंबर। अब हो सकता है कि मैं ऐसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। फिर आप क्या करोगे उस केस में?
अगर आपके आइसोटोप्स हैं तो उस टाइम पे एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, तो आपको क्या देखना चाहिए, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको ये देखना है। मास नंबर कब देखोगे, जब आइसोटोप्स हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, अदरवाइज आप सबसे पहले क्या देखोगे, एटॉमिक नंबर। अब मान लीजिए दूसरे केस में, मान लीजिए अगर आपके पास कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा नज़र आ रहा है, या फिर कहीं पर आपने पहला एटम सेम देख लिया, तो जब आपका पहला एटम सेम है तो आपको दोनों में सेम है, तो उस केस में क्या करना होगा, सेकेंड एटम की तरफ चलना होगा। सेकेंड एटम का एटॉमिक नंबर या मास नंबर देखो। अगर मान लो सेकेंड एटम भी सेम है तो क्या करो, थर्ड एटम की तरफ जाओ, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर देखो। अगर थर्ड एटम भी सेम है तो यही काम आप आगे करते रहोगे, ठीक है। पहला एटम अगर सेम है तो क्या करोगे, सेकेंड एटम की तरफ चलोगे, सेकेंड एटम भी सेम है तो क्या करोगे, थर्ड एटम की तरफ चलोगे। मान लो एक मिनट के लिए ज़रा सोचो, इस कार्बन से मैंने एक यहाँ पे लगाया है कार्ब CH, मान लो यहाँ पे लगाया था CH3, जबकि यहाँ पे लगाया CH2Cl। तो देखो ज़रा, पहला वाला एटम यहाँ पे कार्बन है और ये भी कार्बन है, सेम है। तो आपने दूसरे एटम की तरफ जब गए तो यहाँ पे क्या आया, तीनों हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद H, तो 2 हाइड्रोजन सेम है, हटा दो। कहाँ जाओगे, आगे की तरफ। आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, H, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, Cl। अब दोनों में से किसको 1 नंबर दूँ, नीचे वाले को 1 नंबर देना होगा, ऊपर वाले को 2 नंबर देना होगा। तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर दे दिया। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आगे ऐसे इधर कुछ जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर, और अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है, यानी कि दोनों सेम है, एटम ही सेम है, तो उस केस में आगे बढ़ोगे सेकेंड एटम की तरफ, वो भी सेम है तो थर्ड एटम की तरफ, वो भी सेम है तो फोर्थ, ऐसे आप चलते रहोगे। मान लो अगर कहीं पर, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल, अगर मान लो कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसके साथ जुड़ा है, तो आप इसको ये कंसिडर करके चलोगे कि ये 2 कार्बन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ठीक है। और अगर मान लो कहीं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो आप ये क्या कंसिडर करके चलोगे कि ये कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, ताकि आपको आसानी रहे कि ये प्रेडिक्ट कर पाना कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, किसका मास नंबर ज़्यादा, और हम 1 नंबर किसको दें, 2 नंबर दें। बस ये रूल है CIP रूल। सबसे पहले नंबरिंग करते समय क्या देखोगे, एटॉमिक नंबर या मास नंबर। दूसरे नंबर पे अगर पहला एटम सेम है तो दूसरे एटम की तरफ चलोगे, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर देखोगे। अगर दोनों एटम सेम हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर 2 बार डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो 2 बार समझ के चलेंगे कि 2 बार जुड़ा है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो हम समझ के चलेंगे कि वो 3 बॉन्ड से जुड़ा है, 3 बार जुड़ा हुआ है। बस सिंपल, इसके हिसाब से आपको नंबरिंग करना होगा। आओ चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है C2H5। तो यहाँ पे C2H5 का मतलब क्या हुआ, CH2CH3, और इस तरफ है आपका Cl और इस तरफ है आपका Br। मान लीजिए इस तरीके के हमारे पास एक क्वेश्चन है, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये बताओ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुरंत समझ में आ जाएगा, शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है और इसके साथ ये 2 अलग ग्रुप है, इसके साथ 2 अलग ग्रुप है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। अगर कहीं मान लो यहाँ भी Cl हो जाता, यहाँ भी Cl हो जाता, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होता। आओ देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं Br की जगह पे Cl लिख देता, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, करेगा या नहीं, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसे फ्लिप भी कर देते हो तो क्या कंपाउंड वही रहेगा। आपने मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसको फ्लिप कर दिया, तो भैया 1 क्लोरीन ऊपर था, 1 क्लोरीन नीचे था, आपने उसको फ्लिप कर दिया, तभी नीचे कौन है, ऊपर कौन है, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ा। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वही कंपाउंड शो करेंगे जिसमें फ्लिप करने के बाद अरेंजमेंट बदल जाए, तभी जाके वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। किस लिए बेटा, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप हैं। लेकिन अगर यही कार्बन हमने इस तरीके से लिख दिया, अब आपने कहा कि सर यहाँ पे सिस ट्रांस तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ग्रुप चेंज हो रहे हैं। अब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, कौन से रूल से, CIP रूल से, और फिर डिसाइड करना है कि 1 नंबर या 2 नंबर। आओ देखते हैं। अब इसमें किसको 1 नंबर दूं, क्लोरीन को या ब्रोमीन को, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन का। गजब, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है।
फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके नीचे आता है ब्रोमीन, उसके नीचे आता है आयोडीन। तो किसका ज़्यादा है? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसको मैं 1 नंबर दे दूँ और क्लोरीन को 2 नंबर दे दूँ। अब इधर आ जाओ, बताओ CH3 या C2H5, किसको 1 नंबर दूँ? CH3 को? नहीं, कार्बन कार्बन सेम है, कार्बन कार्बन सेम है, इसका 2 हाइड्रोजन इसके 2 हाइड्रोजन के साथ सेम है। देखो हमने इसको लिख दिया CH2H, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ सेम है, इसका 2 हाइड्रोजन इस दोनों हाइड्रोजन के साथ सेम है, तो आगे इसका हाइड्रोजन है लेकिन इसका क्या है? कार्बन है, तो किसको हायर प्रायोरिटी पर रखना होगा? C2H5 को। तो मैंने इसको क्या नंबर दे दिया? 1 नंबर, और इसको क्या दे दिया? 2 नंबर। अब जल्दी से बताओ, क्या आप देख रहे हैं कि 1 नंबर एक तरफ है या अपोजिट है? अपोजिट है तो Z होगा या E? E होगा, तो इसको हम बोलेंगे E आइसोमर। लेकिन अगर यहीं पे मैं इसी को इस तरीके से लिख देता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आया CH3, ये आया C2H5, और इस तरफ रहा Br और इस तरफ रहा Cl, तो आपने इसको 1 नंबर दिया, इसको भी आपने 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया और इसको भी आपने 2 नंबर दिया। अब बताओ ये क्या है? ये Z आइसोमर होगा। तो E आइसोमर और Z आइसोमर आप अच्छे से समझ गए। आगे देखना बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ पे लिख दिया CH3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने लिख दिया मैंने Br, और यहाँ पे लिख दिया CH3, और यहाँ पे लिख दिया C2H5। चलो ऐसा लिख दिया मैंने। अब आप बताओ क्या होगा? बताओ बेटा, Z है या E? अब इसमें दोनों में नंबरिंग किसको 1 नंबर दूं? Cn को 1 नंबर दूं, क्योंकि भैया ये 3 नाइट्रोजन जुड़ा है जबकि ये 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो किसको 1 नंबर देना चाहिए? Cn को 1 नंबर, इसको दे दिया 2 नंबर। इसमें बताओ, C2H5 को 1 नंबर और CH3 को 2 नंबर, क्या 2 सेम तरीके से हैं? तो क्या हो जाएगा? ये Z आइसोमर। जूसामैन, हाँ बेटा बिल्कुल सही समझे। अच्छा हुआ चूसा हुआ, मैं नहीं बोलूँ। तो ये बताओ क्या होगा? E आइसोमर। तो आपके पास Z आइसोमर और E आइसोमर आप इस तरीके से पहचान लेंगे। क्या कोई दिक्कत है किसी को? तो बताओ फिर से एक बार बताओ, Z और E पहचानने के लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना होगा? CIP रूल। CIP रूल के हिसाब से हमें हायर प्रायोरिटी ऑर्डर को 1 नंबर और लोअर वाले को 2 नंबर देना होगा। अगर दोनों 1 एक तरफ है तो Z, दोनों 1 अपोजिट है तो E और Z। इस तरीके से हमने सीखा। मुझे लगता है आसानी से समझ में आ गया होगा अब तक। तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? गुड, नोट करें इसे। जेडी हो गया। जेडी हमने कब किया? इस कंडीशन में। अब हमारे पास सिन एंड एंटी है। देखो इसके 2 कंडीशन है। पहले तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कि ये नाइट्रोजन खुद में ही नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो। कुछ ऐसा। तो ये जो कंपाउंड है इसे ऑक्जिम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑक्जिम। और ये जो आप देख ऑक्जिम, इसे और इसे ये जो दिख रहा है इसे एजो बोलते हैं। तो ये एजो कंपाउंड है, ये ऑक्जिम कंपाउंड। आपके पास 2 कंपाउंड है, इन दोनों में हमें आइसोमर्स देखने। अब ऑक्जिम कैसे बनता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ऑक्जिम बनाने के लिए ऑक्जिम 2 तरीके का होगा। सबसे पहले हम ऑक्जिम की बात करते हैं। ऑक्जिम 2 तरीके का होगा, एक एल्डोक्जिम, एक एल्डोक्जिम और एक कीट ऑक्जिम। 2 टाइप के ऑक्जिम होते हैं। इन दोनों को बना के दिखा देता हूँ। एल्डोक्जिम का मतलब समझ गए होगे, एल्डिहाइड ऑक्जिम के साथ एल्डोक्जिम, और कीटोन ऑक्जिम के साथ कीट ऑक्जिम कहलाता है। अब एल्डिहाइड देखो कैसे बनाते हैं बेटा। मैंने यहाँ पे रखा R और इसके साथ यहाँ C और इसके साथ यहाँ पे H आया, डबल बॉन्ड के साथ हो। क्या ये एल्डिहाइड है? हाँ या ना? अब आपने क्या किया? ऑक्जिम रखा। ऑक्जिम ये होता है नाइट्रोजन किसी OH के साथ जुड़ा होता है, जिसे बोलते हैं ऑक्जिम।
जब भी कभी इस टाइप का कंपाउंड आया, आगे आपको मैकेनिज्म में सिखाया जाएगा, तो एक ही काम करना है बस, पानी निकालना। क्या करना है? पानी निकालना। अपने को क्या, अपना तो बस काम है पानी नहीं। पानी का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स। यहाँ से जैसे वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, आप देखेंगे कि आपको एक प्रोडक्ट दिखने लगेगा, RCH डबल बॉन्ड के साथ आया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन किसी एक OH के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ? OH के साथ, और साथ ही साथ इसका एक लोन पेयर है, ऐसा दिख गया। तो इसे बोलते हैं एल्डोक्जिम। एल्डिहाइड के साथ ऑक्जिम क्या कहलाएगा? एल्डोक्जिम। और अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं यही कीटोक्जिम की बात करता, तो कीटोक्जिम में ये RCR' ये अलग R होना चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा? O, और फिर से आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? ऑक्जिम के साथ। ऑक्जिम आपको पता है क्या है, ये रहा। फिर से वही एक ही काम करना, बताओ क्या करोगे? वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाल लोगे, और जैसे वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, आपने एक नया प्रोडक्ट देख लिया, और वो प्रोडक्ट आपका क्या है बेटा? कीटोक्जिम। आपको ये प्रोडक्ट कौन सा दिखा? कीटोक्जिम। ये है एल्डोक्जिम और ये है आपका कीटोक्जिम। अब आपके पास एल्डोक्जिम एंड कीटोक्जिम दो चीज़ें हैं, तो एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। सिन कब होगा, एंटी कब होगा? तो सबसे पहले एल्डोक्जिम में हम सिन एंड एंटी की बात करते हैं। एल्डोक्जिम, ध्यान सुनना बेटा, एल्डोक्जिम में अगर हम सिन और एंटी की बात करें तो हमारे पास ये है, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड N, और ये रहा लोन पेयर, और ये रहा OH। ठीक है, ये एल्डोक्जिम है। अब ये OH किसके साथ है? H के साथ, तो समझ लेना सिन। और अगर OH अपोजिट डायरेक्शन में H के साथ है तो क्या होगा? एंटी। तो देखो OH देखोगे और क्या देखोगे? H देखोगे। इस वाले नाइट्रोजन से OH दिख गया, इस वाले नाइट्रोजन कार्बन से H दिख गया, और दोनों एक ही साइड में है, तो इसे क्या बोलेंगे? सिन। सिन का मतलब क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइड। एंटी का मतलब क्या हुआ? सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी गई इधर, चाहे वो सिस हो, चाहे जेड हो, चाहे सिन हो, इसका मतलब क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइड। और यहाँ पे ये जो जितनी चीज़ें मैंने लिखी है, इसका क्या मतलब हुआ? सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो चाहे ट्रांस हो, चाहे ई हो, चाहे एंटी हो, इसका मतलब होता है सेम ग्रुप अपोजिट साइड। और चाहे सिस हो, चाहे जेड हो, चाहे सिन हो, इनका मतलब होता है सेम ग्रुप सेम साइड। क्या बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। अब बताना जरा, यहाँ पे क्या लिखूँ? सिन ऑक्जिम क्या लिखूँ? बताओ बेटा, सिन या एंटी? एक ही साथ है ना, H और OH एक साथ है, तो ये बोलेंगे सिन ऑक्जिम। अगर मैं यहाँ पे इसी को बदल देता, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये OH मैं ऊपर की तरफ ले लेता और लोन पेयर में नीचे की तरफ, अब मुझे बताओ H और OH दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी। तो इसका नाम होगा एंटी। आंटी मत बोलना, एंटी ऑक्जिम। तो अभी आपको सिन ऑक्जिम एंड एंटी ऑक्जिम क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा सोचो जरा, अगर मैं एल्डोक्जिम के बजाय कीटोक्जिम की बात करता, अब मैं कीटोक्जिम की बात करने वाला हूँ। कीटोक्जिम थोड़ा सा अलग है एल्डोक्जिम से, क्यों? क्योंकि उसमें H नहीं है। तो इसमें तो H था, तो आपने बता दिया। अब उसमें H नहीं है, तो उसमें क्या करोगे? आपने लिखा RCR' डबल बॉन्ड N, ये रहा लोन पेयर, ये रहा OH। अब मुझे पता करना है कि ये सिन है या एंटी है। तो बेटा ये दोनों हो सकता है, सिन भी हो सकता है और एंटी, लेकिन कौन किसके साथ है ये डिसाइड करना होगा। OH किसके साथ सिन है? R के साथ या R' के साथ? R' के साथ। तो आप लिखेंगे सिन, और फिर आपको लिखना होगा OH, R'। एंटी बताओ, एंटी में क्या लिखोगे? OH, R। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? गुड। अगर इस क्वेश्चन का आंसर दें, दूसरे वाले क्वेश्चन का, CH3 CH3CH2 डबल बॉन्ड N, ये है OH। एक और बात, यहाँ पे R का मतलब एल्काइल ग्रुप ही रहेगा, यानी कि R और Cl लगा दिया जाए।
क्यों? क्योंकि आर कीटोक्सिन तो बनेगा ही नहीं ना, फिर कीटोन का मतलब क्या है, दोनों आर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम बताओ क्या होगा। पहले सिन किसके साथ, OH, C2H5, और यहाँ पे एंटी किसके साथ होगा बेटा, OH, CH3। तो इस तरीके से आपने सिन और एंटी समझने की पूरी कोशिश की और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आ भी गया होगा। एक बार फिर से बताना, सिन और एंटी का पहला वाला जो पोर्शन है जिसे आप बोल रहे हो ऑक्जिम, क्या ये कंप्लीट हो गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। दूसरा है आपका एजो। दूसरा क्या है बेटा, एजो। ये जो कंपाउंड है एजो। डायाजोनियम सॉल्ट का नाम सुना है? डाई का मतलब दो, एजो का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है। IUM का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो डायाजोनियम का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़े हुए हों और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसे डायाजोनियम बोलते हैं। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज भी साथ में रख दिया तो सॉल्ट बन जाता है, तो बनते हैं डायाजोनियम सॉल्ट। पहले इसको नोट करेंगे, फिर एजो के बारे में बात करेंगे। एजो, एजो कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है। और अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो एक लोन पेयर हो गया और इसके साथ अलग अलग ग्रुप आप कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ लगा दिया R1 और या R यहाँ पे R डैश लगा दिया, ऐसा कुछ लगा दिया, कुछ भी यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं आपको, बशर्ते क्या इस बार सेम होना चाहिए, लोन पेयर। अगर दोनों लोन पेयर एक तरफ है तो उसे क्या बोलेंगे, सिन, और दोनों लोन पेयर अपोजिट है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो इसमें दोनों लोन पेयर एक तरफ है, ये वाला लोन पेयर ये वाला लोन पेयर दोनों एक तरफ है, तो इसे बोलेंगे सिन। और अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर को मैं इधर रख देता, ये R डैश ऊपर की तरफ चला जाता, ये R यहाँ आ जाता और ये लोन पेयर यहाँ आ जाता। अब बताओ क्या लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे क्या बोलोगे, एंटी। आओ इधर देखते हैं, मैंने लिखा CH3N लोन पेयर डबल बॉन्ड N लोन पेयर CH3। बताओ बेटा क्या होगा, सिन। फिर अगर मैंने लिखा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर ये रहा CH3, ये रहा लोन पेयर और ये रहा CH3। अब बताओ क्या होगा, एंटी। एक और बात, कभी कभी लोन पेयर दिखाया नहीं जाता, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाएगा। बताओ क्या है ये, एंटी। बताओ क्या है ये, सिन। क्या हो गया ये, एंटी। क्या हो गया, एंटी। ठीक, तो ये रहा आपका एजो कंपाउंड। तो फिर से एक बार फाइनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर को रिवाइज करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमारे 3 सिस्टम, सिस ट्रांस, ZE एंड सिन एंटी। सिस ट्रांस, ZE और सिन एंटी में ये जो सिस, जेड और सिन है, इन तीनों का सिंपल सा मतलब है सेम ग्रुप सेम साइड। यहाँ पे ट्रांस, E एंड एंटी है, इन तीनों का सेम मतलब है अपोजिट ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ये तब काम करेगा जब दो कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हों और दोनों ग्रुप इसके साथ जो दो ग्रुप जो हैं वही सेम ग्रुप इसके साथ हो, तो सिस एंड ट्रांस। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो इसके साथ अगर अलग ग्रुप है और इसके साथ कोई एक भी ग्रुप अलग हो जाए, कोई एक भी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, Z एंड E डिसाइड करेंगे। और अगर मैंने नाइट्रोजन नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड की बात की या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की बात की, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्जिम के केस में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनेगा एजो के केस में। इन दोनों के केस में सिन और एंटी क्रिएट करेंगे। ऑक्जिम में 2 ऑक्जिम होगा, कीटोक्जिम एंड एल्डोक्जिम। एल्डोक्जिम में हम OH को किसके साथ कंसीडर करेंगे, H के साथ। कीटोक्जिम में हम क्या करेंगे, सिन भी हो सकता है ट्रांस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि OH के साथ कौन उसके साथ है, जो है वो सिन होगा, अदरवाइज अपोजिट वाला
एंटी होगा। सेम ऐसे एजो के बारे में हमने डिस्कशन किया। एजो में मैंने बस लोन पेयर देखा, अगर दोनों लोन पेयर एक तरफ है तो सिन, और अगर लोन पेयर अपोजिट है तो एंटी। इस तरीके से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूरा कंप्लीट कर लिया। अगला हमारा टास्क है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के जस्ट बाद कन्फर्मर्स पढ़ने का। मैंने बोला था आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा कन्फर्मर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूरा कंप्लीट हुआ, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कन्फर्मर्स स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 क्या है ये? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, हाँ या ना? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कौन सा सिस्टम शो करेगा? सिस एंड ट्रांस। आपने कहा कि ये वाला, ये डबल बॉन्ड दिख रहा C, इसके साथ मैंने यहाँ पे H लिखा, ये लिखा CH2 और ये लिखा CH3, और फिर से डबल बॉन्ड C के साथ एक H लिखा, ये लिखा CH2, ये डबल सिंगल बॉन्ड CH3। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत किसी को? बताओ सिस है या ट्रांस? सिस। नाम बताओ सिस। आगे 1 2 3 4 5 6 क्या है? हेक्स 3 इन 3 4 हेक्स 3 इन, यानी कि 3 हेक्जीन सिस वाला। अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसे अपोजिट डायरेक्शन में लिख देता, अब बताओ ये क्या है बेटा? ट्रांस हेक्स 3 इन। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, हाँ या ना? करेगा। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा तो आप में से जितने भी सिस्टम, उसमें से कौन सा सिस्टम? ट्रांस या सिस? क्या होगा? सिस। अब जरा बताओ, ये प्लेन है डबल बॉन्ड का, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा, एक आपसे दूर जा रहा, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? अगर दोनों आपकी तरफ आ रहे होते तो सिस होता, अब अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो ट्रांस होगा। सेम यही क्वेश्चन मैं इस तरीके से लिख सकता था, अब बताओ बेटा, ये है सिस और ये है ट्रांस, इसके बारे में बताना। तो ये क्या हो गया? ट्रांस। ये क्या हुआ? सिस। और ये क्या हुआ? सिस। आसान था? गुड। क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? सिस या ट्रांस? जेडी। यहाँ पे कौन सा सिस्टम आ जाएगा? जेडी। अब बताओ, आप नंबरिंग करोगे जेडी के लिए तो क्लोरीन को 1 नंबर दोगे और इसको 2 नंबर, इसमें इसको 1 नंबर दोगे और इसको 2 नंबर। बताओ ई, ये ई आइसोमर। बाकी आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो इसका, तो आपके ऊपर है। अगर नाम लिखना होगा तो क्या नाम लिखोगे बताओ? नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 4 5। बताओ क्या नाम होगा बेटा? ई। 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 3 डाइमिथाइल। 2 पे मिथाइल कहाँ है बेटा? ये वाला, ये तो नंबरिंग में यूज हुआ ना, 1 2 लॉन्गेस्ट चेन। तो आपने 2 नंबर पे क्लोरो रखा, सिर्फ एक ही तो मिथाइल है, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, आगे पेंट 2
इन। ठीक है, तो E2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ, कौन, सिन या एंटी? सिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर अच्छे से समझ लिया। गुड। अब हम डिस्कशन करेंगे कन्फॉर्मर्स के बारे में। नोट कर लीजिए इसको अपनी अपनी कॉपी में, फिर हम कन्फॉर्मर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।